तमाम खबरें विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अवैध धर्मांतरण केस के साथ, जहां पर एटीएस की छापेमारी लगातार जारी है। नागपुर और पुणे में कल से चल रही है छापेमारी। ईद-उल इस्लाम की तलाश में एटीएस की छापेमारी जारी है। छांगूर गैंग से जुड़ा हुआ ईद-उल इस्लाम है। पुणे लैंड डील में भी आया है छांगूर गैंग का नाम। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं अवैध धर्मांतरण केस से जुड़ी हुई, जहां पर मामले को लेकर लगातार एटीएस छापेमारी कर रहा है और एटीएस की टीम की तरफ से जो छापेमारी की जा रही है अवैध धर्मांतरण केस में, इसमें पुणे लैंड डील में भी छांगूर गैंग का नाम सामने आया है। कल से लगातार रेड जारी है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर बलरामपुर से, जहां पर छांगूर की करीबी नसरीन पर एक्शन लिया गया है। नसरीन की आसवी बुटीक को किया गया सील। छापेमारी के बाद ईडी ने नोटिस चस्पा किया है। उतरौला कस्बे में है नसरीन की आसवी बुटीक और कल ईडी की टीम 13 घंटे तक बुटीक में मौजूद थी। और उतरौला कस्बे में है नसरीन की बुटीक। 13 घंटे तक ईडी ने कल यहां पर रहकर छापेमारी की पूछताछ की है। इसके साथ ही ईडी ने नोटिस भी चस्पा कर दिया है। ईडी की छांगूर सिंडिकेट से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। गुरुवार को बलरामपुर में 12, मुंबई में 2 और लखनऊ में 1 ठिकाने पर छापेमारी की गई। ईडी की इस छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति और कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही छांगूर धर्मांतरण रैकेट में ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। विदेशों तक फैला छांगूर के धर्मांतरण का नेटवर्क। छांगूर के धर्मांतरण मामले में विदेशी करेंसी की एंट्री। छांगूर के राजदार के मोबाइल से मिली विदेशी करेंसी की तस्वीर। छांगूर बाबा धर्मांतरण रैकेट पर जांच तेज हो गई है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने इस केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। जांच के दौरान छांगूर के बेहद करीबी माने जाने वाले नवीन रोहरा के राइट हैंड शहजाद शेख का मोबाइल फोन जब्त किया गया। इसी मोबाइल फोन से ईडी को एक बड़ी लीड हाथ लगी। मोबाइल में एक फोटो जिसमें क्रोएशिया की करेंसी क्रोएशियन कुना नजर आ रही है। इस सुराग से यह अंदेशा और मजबूत हो गया कि छांगूर बाबा का यह धर्मांतरण रैकेट सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैला हुआ है और इसमें फॉरेन फंडिंग का भी इस्तेमाल हुआ है। एजेंसी अब शहजाद शेख के मोबाइल फोन का डेटा खंगाल रही है ताकि पता चल सके कि विदेशी करेंसी कहां से और किस मकसद से आई थी। ईडी को शक है कि धर्मांतरण की पूरी साजिश विदेशी पैसों के सहारे चलाई जा रही थी। विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण रैकेट, छांगूर पर ईडी ने कसा शिकंजा। इस बीच ईडी की टीम ने विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण रैकेट से जुड़े मामले में छांगूर पर शिकंजा कसते हुए यूपी और मुंबई में 15 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की, जिसमें बलरामपुर, लखनऊ और मुंबई के ठिकाने शामिल रहे। सूत्रों के मुताबिक ईडी की इस छापेमारी में लगभग 40 करोड़ रुपए की संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इन संपत्तियों में बाबा का घर, उनके बेटे का घर और दोनों नजदीकी राजदारों नवीन और नीतू उर्फ नसरीन की प्रॉपर्टी शामिल है। बलरामपुर कोर्ट में क्लर्क राजेश उपाध्याय के चिन्हट स्थित मकान पर भी छापा पड़ा, जिनकी पत्नी के नाम पर जमीन खरीद की बात सामने आई है। वहीं मुंबई में शहजाद शेख के बांद्रा और माहिम के फ्लैट पर छापेमारी हुई, जहां से कुछ आपत्तिजनक दस्तावेजों के मिलने का दावा किया गया। इसके साथ ही छापेमारी में ये भी पता चला कि नवीन उर्फ जमालुद्दीन के खाते से शहजाद के खाते में 1 करोड़ 20 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे। जानकारी के मुताबिक ईडी की छापेमारी से मिली संपत्तियों को 2 से 3 हफ्तों में अटैच कर दिया जाएगा। छांगूर बाबा सिंडिकेट पर ईडी का शिकंजा कस चुका है और अब इन दस्तावेजों के जरिए कई और कड़ियां जुड़ने की संभावना है। अवैध धर्मांतरण के साथ लैंड जिहाद का आरोप। छांगूर बाबा पर सिर्फ अवैध धर्मांतरण का आरोप नहीं है, बल्कि उनके ऊपर लैंड जिहाद का भी बड़ा आरोप है। आरोप है कि छांगूर बाबा ने अपने गुर्गों के जरिए बलरामपुर उतरौला के रहने वाले सोहेल खान नाम के एक शख्स की करोड़ों की संपत्ति को हथिया लिया।
न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में सोहेल खान का दावा है कि उनके मामा की करोड़ों की संपत्तियों को उनकी नौकरानी को बरगलाकर उनकी पत्नी बनाकर संपत्तियां दूसरे के नाम ट्रांसफर कराई गई। इन संपत्तियों को खरीदने के लिए पैसा तमिलनाडु से आया। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन पर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में ईडी पूरी तरह से एक्टिव है। ऐसे में देखना यह है कि छांगुर बाबा के राज और कितने गहराते हैं। यूपी के चर्चित छांगुर के अवैध धर्मांतरण रैकेट देहरादून से कनेक्शन भी यहाँ का सामने आ गया है, जहां पर यूपी एटीएस कई इलाकों में छापा मार चुकी है। एटीएस ने शंकरपुर से अब्दुल रहमान और डोईवाला से मरियम नाम की महिला को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी एटीएस महिला और पकड़े गए शख्स से पूछताछ कर रही है। प्रतापगढ़ से अगली खबर, 5 ठग गिरफ्तार किए गए हैं। सीबीआई आईटी के ऑफिसर बनकर ये ठगी किया करते थे। 3,30,000 रुपए फर्जी आईडी, 3,69,000 नकली नोट भी इनसे बरामद किए गए हैं। इसके अलावा पट्टी कोतवाली के महदहा गांव से गिरफ्तारी हुई है। और प्रतापगढ़ से ये खबर, जहां पर 5 ठगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्रेटर नोएडा से अगली खबर, जहां पर पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी की लाइसेंसी पिस्टल बरामद कर ली गई है। सोने के सिक्के, ज्वेलरी, 2 लाख कैश भी मिला और घर का पूर्व ड्राइवर ही चोर निकला है। तो चोरी की लाइसेंसी पिस्टल बरामद की गई है। सोने के सिक्के, ज्वेलरी, 2 लाख का कैश भी बरामद हुआ है। पकड़ा गया है। वो वादी के घर पे ड्राइवर का काम करता था और कुछ महीने पहले उसे निकाल दिया गया था। चूंकि वो रूटीन में वहां आता जाता था और उसे पता था कि घर के अंदर कैसे प्रवेश करना है, इसलिए उसके ऊपर किसी को शक नहीं गया और वो अंदर प्रवेश कर गया और घर में चोरी की। क्या ड्राइवर से कोई बात हुई थी सर मालिक की, जो उसको हटा दिया गया था, जिस वजह से घटना को अंजाम दिया? चूंकि ये नशे का आदी था और इसकी कुछ शिकायतें मिली थी वादी को, इसलिए उन्होंने इसे काम से हटा दिया था। कौशाम्बी में महिला दुकानदार से गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को जेल भेज दिया है। आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सत्यम और विजलेश के रूप में हुई है, जो कि कोखराज क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपी सत्यम ने बताया है कि वो अपने रिश्तेदार विजलेश के साथ चोरी की पल्सर बाइक से निकला था और रास्ते में दोनों ने शराब पी और एक दुकान पर गुटखा सिगरेट लेने के लिए रुके। महिला को दुकान में अकेला देखकर दोनों ने महिला को जबरन दुकान के अंदर घसीटकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। इन 2 लड़कों में जो बिजलेश और सत्यम पकड़े गए हैं, इसमें सत्यम जो है इसके ऊपर लगभग 8-9 मुकदमे हैं, जो मर्डर के भी हैं, 307 के भी हैं, एनडीपीएस के हैं, गोवध के हैं। इसकी इन दोनों की और क्रिमिनल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। जो भी प्राप्त होगा, जो भी जांच होगा, वो आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। और इसमें एक जो पल्सर इन्होंने यूज किया था, पल्सर भी मूरतगंज से इन्होंने चोरी किया था, जिसका मुकदमा मूरतगंज में दर्ज है और थाना हाजा पर भी वो बरामदगी का भी मुकदमा दर्ज किया गया सैनी में। और अगली खबर है हापुड़ से, जहां पर सरेआम महिला की पिटाई करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला हापुड़ नगर कोतवाली के मोहल्ला आदर्श नगर का है, जहां पर एक दबंग महिला की बेरहमी से पिटाई कर दी गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पर वायरल वीडियो में एक व्यक्ति नशे की हालत में एक महिला के साथ अभद्रता और मारपीट कर रहा है। हापुड़ पुलिस द्वारा इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है।
आगरा पुलिस ने पुष्पेंद्र हत्याकांड का खुलासा कर दिया है कि जहां पर पिता ही बेटे का कातिल निकला। पिता ने अपने बेटे की लोहे की रॉड से सीने पर हमला कर दिया था और हमले के बाद सीने में जख्म हो गया था। पिता ने पुलिस से बचने के लिए एक कारतूस निकाला और बेटे के सीने में लगा दिया। पुलिस को बताया कि उसके बेटे पुष्पेंद्र ने आत्महत्या की है। आरोपी पिता अपनी बहू को पसंद करने लगा। पिता चरण सिंह ने अपनी बहू से अभद्रता भी की और इसका विरोध करने पर पिता ने बेटे का कत्ल कर दिया था। एक व्यक्ति जिसका नाम पुष्पेंद्र था, उसकी हत्या हुई थी। जब फर्स्ट इंस्टेंस पे उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो हॉस्पिटल में बताया गया कि भाई भाई में लड़ाई हो गई, उससे चोट लग गई। लेकिन जब पुलिस को इस मामले का संज्ञान आया तो पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम जो एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ आया वो था कि चाकू से हत्या की गई थी और बुलेट फंसाई गई थी। लेकिन जो वहाँ मौके पे उनके परिवार के द्वारा बताया गया कि लड़के ने जो है तमंचे से अपने आप को खुद को गोली मार दी गई है। इस पर पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए टीमों का गठन किया। बाराबंकी जिला महिला अस्पताल में अपनी बहन का पर्चा बनवाने आई युवक को महिला होमगार्ड ने थप्पड़ जड़ दिए। इस मामले ने तूल तप पकड़ा और महिला अस्पताल में हंगामा होता हुआ देखकर पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस ने मामले को शांत कराया है। तो हम पर्चा बनवाने गए, तुम क्यों मारो? तमाचा क्यों मारा? तमाचा क्यों मारा बताओ? तमाचा क्यों मारा तुम मेरे को? कान्हा नगरी के संतों ने उत्तराखंड सरकार की तर्ज पर ऑपरेशन कालनेमी धार्मिक स्थलों पर प्रदेश भर में चलाए जाने की मांग की है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता पंडित दिनेश फलाहारी ने कहा कि वृंदावन में नाम बदलकर पहचान छुपाकर बहुत कालनेमी रह रहे हैं। इनको वृंदावन से बाहर निकाल देना चाहिए। ये लोग हिंदुओं के धार्मिक स्थल पर रहकर कमाते हैं। जब कालने में अगर रूप रखिएगा तो हनुमान भी कई रूप में आएंगे, तो आप सतर्क रहिए और सावधान रहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि आप कोई भी काम करें अपने धर्म अपने क्षेत्र में करें, मत करें हम लोगों के साथ ऐसा, क्योंकि हमारे यहाँ पवित्रता में ही भगवान का वास है। इसलिए सिद्ध साधक जहाँ रहते हैं वहाँ विधर्मी लोग दूर रहें। तो हम सरकार से निवेदन करेंगे इस चीज़ की छानबीन हो, इस चीज़ पे गौर किया जाए और ये लोग जो धर्म को दिखाते नहीं हैं, अपना धर्म छुपाते हैं और हिंदू बता करके हिंदू के नाम से आधार कार्ड को जो दिखाते हैं बनाते हैं और उन द्वारा और हिंदू बहन बेटियों को ये अपने बातों में फंसा करके ऐसे बहरूपियों से ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। सरकार से भी यही निवेदन है और जो भी सेवक जन है उनसे भी यही निवेदन है कि ऐसे कार्य में ऐसे क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है ताकि हमारा धर्म अच्छे से अच्छा विकास कर सके और हमारे धर्म की रक्षा हो सके। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है कि जिस प्रकार उत्तराखंड सरकार कालनेमी ऑपरेशन चला रही है उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी कालनेमी ऑपरेशन चलना चाहिए, जिससे जो लोग हमारे सनातन धर्म से नफरत करते हैं, हमारे हिंदुओं को काफिर समझते हैं, वो लोग हिंदुओं का भेष धारण करके हमारे ही धर्म में व्यापार करते हैं। बाराबंकी में एक बार फिर से साइलेंट अटैक से मौत का मामला सामने आया। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की 16 वर्षीय छात्रा नंदनी वर्मा की स्कूल में खेलते वक्त अचानक तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। स्कूल प्रशासन ने उसे तुरंत जिला अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नंदनी की मौत से स्कूल में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें ये 1 महीने में दूसरी घटना है। इससे पहले 1 जुलाई को भी एक छात्र की साइलेंट अटैक से मौत हो चुकी है। बच्ची जो है ये हमारी जो बहन थी ये टॉप 10 में अपना स्थान बनाए हुए थी। यद्यपि परीक्षा परिणाम से बहुत खुश नहीं थी, किंतु होनहार बालिका थी। बाद में ये नॉर्मल हो गई। हम लोगों ने कहा कि नहीं इंटरमीडिएट में आगे फिर अभी क्या हो गया, हाई स्कूल में अगर तुम टॉपर नहीं हो सकी या उत्तर प्रदेश मेरिट में नहीं आ सकी, कोई बात नहीं, आगे फिर मौका मिलेगा, वहाँ अपना स्थान बनाना। इस तरह से वो फिर मेहनत में एक बार जुट गई थी।
कानपुर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। इसी कड़ी में संदीप सोनकर उसके भाई बाबिल सोनकर के खिलाफ कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है। फरार संदीप सोनकर, उसके भाई बाबिल सोनकर और कई लोगों पर इनाम रखा गया था और अब कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है। पुलिस ने नोटिस लगाने से पहले मुनादी करवाई। माननीय न्यायालय सोनकर बंधुओं का कानपुर के सीसामऊ में अच्छा खासा दबदबा था। इस दबदबा के चलते क्षेत्र में दहशत फैला रहे थे, जिसके बाद पुलिस की एक्शन देखने को मिला, जहां एक और 82 की कार्रवाई संदीप सोनकर पर हुई और उसके घर नोटिस चस्पा किया गया। तो वहीं बबली सोनकर जो इसका रिश्तेदार है, उस पर भी तमाम मुकदमे चल रहे हैं और वो फरार है। वहीं पुलिस ने अब इनकी आपराधिक कुंडली खंगालने के साथ साथ इनके गुर्गों तक भी पहुंचने का प्रयास कर रही है, जहां एक और इनके 1 दर्जन से ज्यादा साथी फरार हैं। तो वहीं पुलिस की 10 से ज्यादा टीमें धरपकड़ में लगी हैं। अब जब इनके गैंग के अन्य सदस्य पकड़ के सामने आएंगे, तब जाके पता चलेगा कि इनकी गैंग की मंशा क्या थी और उनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या थी। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। ये सीसामऊ का मामला है, संदीप सोनकर करके है। ये इसकी 82 की कार्रवाई की गई है। इसका कोर्ट से आदेश था, वारंट था। और इसी का एक बबली सोनकर है, वो भी साथी अपराधी है, ज्यादा मुकदमे हैं। पुलिस कमिश्नरेट कानपुर के जो हमारे सीपी सरकार निर्देश है कि जो भी अपराधी हो उन पर सख्त कार्रवाई हो। जो शासन की मंशा है, सरकार की मंशा है कि अपराधियों पे 0 टॉलरेंस हो और अपराधियों पे एक सख्त कार्रवाई हो, ताकि समाज में मैसेज अच्छा जाए। उसी कड़ी में कार्रवाई की गई है। जो भी हिस्ट्री सीटर हैं या फरार हैं या जिनका समाज में एक नोटोरियस इमेज है, उन पे हमारी पुलिस। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने एक नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत प्रदेश के सभी जिलों में चलने वाली ई-रिक्शा, ऑटो, टैक्सी, ओला, उबर और रैपिडो जैसे वाहनों पर अब ड्राइवर का नाम, आधार नंबर और मोबाइल नंबर लिखना जरूरी होगा। गाड़ियों में ये जानकारी ऐसे लिखी जाएगी कि सवारियों को दिखाई दे। इसके लिए परिवहन विभाग ने 15 दिन का वक्त दिया है। सबसे पहले ये व्यवस्था लखनऊ में लागू की जा रही है। कितना ज़रूरी इसको माना जा रहा है, इसके बारे में महिलाओं से बात कर लेते हैं। आप बताइए, महिला सुरक्षा को लेकर एक अहम कदम उठाया जा रहा है। आपको क्या लगता है, इस तरह की जानकारी लिखी जाने से महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी? हाँ, बिल्कुल बढ़ेगी। सुरक्षा तो बढ़ेगी। अगर हमारे पास उसका मोबाइल नंबर होगा, आधार कार्ड नंबर होगा, तो उससे कभी कोई दुर्घटना होगी तो उसे यानी पकड़ने में भी आसानी होगी। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, उसको देखते हुए लखनऊ से इस व्यवस्था की शुरुआत की जा रही है। आपको क्या लगता है, कितनी ज़रूरी है और आगे इसको किस तरह से बढ़ाना चाहिए? काफ़ी ज़रूरी है, अच्छी बात है। इससे सारी लड़कियों और महिलाओं की सेफ्टी बढ़ेगी, हर एक चीज़ को देखते हुए सही है। आपको क्या लगता है, आप लोग ट्रैवल करते हैं लगातार, तो इस तरह की व्यवस्था ज़रूरी होनी चाहिए और इससे महिला सुरक्षा को कितना मजबूती मिलेगी? बिल्कुल ज़रूरी होनी चाहिए और इससे फीमेल्स को ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है कि वो ज़्यादा सेफ़ हैं, तो उनको आने जाने में भी जो झिझक होती है वो थोड़ी दूर होगी। और मतलब अपनी ज़रूरतों के लिए भी उन्हें अगर कभी देर से निकलना हुआ या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स होती ही रहती हैं, तो उससे उसको मतलब टैकल करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। और अगली खबर है वाराणसी से, जहां पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के फॉरेन लैंग्वेज की प्रोफेसर नीरज धनखड़ और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की प्रोफेसर रूसी स्टेट यूनिवर्सिटी से हिंदी साहित्यकारों को साहित्य को पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया गया, जहां पर सबसे ज़्यादा रूसी छात्रों में मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, भारतेंदु हरीश्वर चंद्र समेत कई साहित्यकारों के किताब की डिमांड देखी गई और हिंदी में इसे पढ़ने की रुचि देखी गई। दोनों प्रोफेसर्स ने रूसी यूनिवर्सिटीज़ के छात्रों को हिंदी का कखरा सिखाया और इस डिमांड को देखते हुए दोनों प्रोफेसर के पहल के बाद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और रूस स्टेट यूनिवर्सिटी के बीच एक MOU साइन किया गया है। उस लाइब्रेरी, रशियन स्टेट लाइब्रेरी फॉर यंग एडल्ट्स में रजिस्ट्रेशन करके वहाँ की बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं। इंटर फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी उसमें हैं
सेमिनार्स, ये सब फ्यूचर में है कि दोनों यूनिवर्सिटीज़ या दोनों लाइब्रेरीज़ क्या क्या नया करना चाहती हैं। तो अभी MOU साइन हुआ है और वहाँ के जो डेलीगेशन आई थी उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन दिया और हमारे विश्वविद्यालय के बच्चों को बताया कि किस तरह से क्या क्या नई बुक्स हैं, न्यू ट्रेंड्स है, कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को आधुनिक स्वरूप देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 2000 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत करते हुए आदर्श विद्यालय योजना की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत 500 से अधिक छात्र संख्या वाले 650 से ज्यादा स्कूलों को चुना गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों को आधुनिक और बेहतर बनाने के लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है, जिसके तहत 500 से ज़्यादा बच्चों वाले करीब 650 स्कूलों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे पढ़ाई और ज़्यादा रोचक और प्रभावी होगी। इस पहल से स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ेगी, पीयर लर्निंग को बढ़ावा मिलेगा और क्लासरूम में उनकी भागीदारी भी बेहतर होगी। माना जा रहा है कि ये प्रयास सरकारी स्कूलों को सुविधाजनक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का केंद्र बनाने के लिए एक अहम कदम है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ।